नल्लड़ की जो घटना कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार के खुद की लापरवाही का नतीजा था। जिस मुख्यमंत्री को 3-3 हलके चयन करने में लग जाए वो मतलब बीजेपी का चेहरा है। माउंट खान पर भी आरोप लगे ना, उन्हें भी जेल में जाना पड़ा। आप ही के साथी विधायक है, आपसे जूनियर भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, उनका इस इलाके के प्रति जो दोगलापन है, जो उन्होंने इस इलाके का विकास रोकने का काम किया। क्या यहाँ होना चाहिए? आपने कहा आरोप लगाए बीजेपी सरकार पे। बात आती है चुनाव लड़ने की, चुनाव खुद ना लड़के अपने बेटे को गुप्त रास्ते से बीजेपी के इशारे पे लोकदल जो बीजेपी की टीम है उसके माध्यम से टिकट देते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार रही, उसमें यहाँ अप्रत्याशित विकास देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है और ग्राउंड रिपोर्ट पर इस समय हम निकल चुके हैं। तमाम खबरें ITV नेटवर्क पर आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उन लीडर्स से भी बात कराते हैं जो सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, अपने इलाके की पहचान है। और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आफ्ताब अहमद साहब हैं, तीसरी पीढ़ी है राजनीति में। और तीसरी पीढ़ी की राजनीति की अगर बात की जाए तो इनके पिताजी भी 4 बार विधायक रहे और 3 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। और आफ्ताब अहमद साहब के जो दादा थे चौधरी कबीर अहमद साहब, वो भी 75 में नूह और 82 में ताबड़ू से विधायक बने थे। तो तीसरी पीढ़ी की विरासत की बात आती है। आफ्ताब साहब, मैंने जिक्र किया तो बंसीलाल परिवार की आती है, लेकिन ये छोटी छोटी भी जो विरासत की सियासत चल रही है, आप लोगों की भी तीसरी पीढ़ी हो गई है। पहला सवाल तो मेरा उसी से जुड़ा हुआ है, इस पूरी लेगेसी को, क्योंकि हर इलाके की एक लेगेसी होती है, इसको आप कैसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जनता का ही आशीर्वाद और उन्हीं का स्नेह और जो जन भावना से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिद साहब ने जो लोगों के बीच में रह के अपनी पहचान बनाई, अपनी जो लोगों के बीच में सेवा करके अपने लिए जगह बनाई, मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। इसमें कभी नॉमिनेट तो हो ही नहीं, हमेशा इलेक्ट होके बने हैं, तो जनता की कसौटी पे खरे उतरे हैं। मैं जनता का भी और अपनी जो भी राजनीतिक पार्टी जो रही उनका भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौका दिया, जनता ने मौका दिया और उनकी नुमाइंदगी करने का हमें मौका मिला। 2 बार के आप विधायक हैं और विधानसभा में भी अगर देखा जाए तो उपनेता प्रतिपक्ष का जो रोल है वो आप निभाते हैं। और मैंने देखा है चंडीगढ़ में आपसे, दिल्ली में तमाम बैठकों में जाते हैं। तो जिम्मेवारी अब इस 2024 में कितनी बड़ी है आपके कंधों पर? नूह से जो विधानसभा है, यहाँ से आपको टिकट देने का काम किया है कांग्रेस ने और लगातार दिया है, मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार की जो पद दिया, पार्टी ने भरोसा जताया, क्या माहौल लगेगा 2024 में? मैं समझता हूं कि 2024 विधानसभा से पहले पार्टी ने जो हमें दायित्व सौंपा था, चाहे वो संगठन की बात है, चाहे पार्टी के नेतृत्व की बात है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और यही कहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भी हमने यहाँ के प्रत्याशी को, राज बब्बर जी को, बहुत बढ़िया प्रतिशत से, बहुत बढ़िया मतों से कांग्रेस को यहाँ जो है जिताया था और लोगों ने भरपूर विश्वास और भरपूर समर्थन दिया था। और हम समझते हैं आने वाले विधानसभा में भी उसी तर्ज पे बहुत बड़ी जो एक इलाके ने पहले पहल की थी कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, उनका इस इलाके के प्रति जो दोगलापन है, जो उन्होंने इस इलाके का विकास रोकने का काम किया, मैं समझता हूँ कि उसके अनुरूप विधानसभा में बहुत बड़ी जीत जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। पूरे मेवात जिले की ही आपसे बात करूंगा, सीनियर लीडर्स में से आप मौजूद हैं। मेवात में एक्सपेरिमेंट तो भाजपा ने पिछली बार भी किया था और भाजपा ने अब संजय सिंह को वापस आपके खिलाफ भेज दिया है। सोहना से वो चुनाव लड़ा करते थे, मंत्री भी हैं, तो उस पर एक कमेंट कीजिए और ये कमेंट भी कीजिए कि बाकी जो 2 मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं वो भी तो कोशिश कर रहे हैं इस इलाके में अपना हाथ बढ़ाने का, सत्ता में भागीदारी का मौका। वो कहते हैं कि भाई हमें मेवात वाले साथ तो दें, जब तो हम और ज़्यादा काम करेंगे उनके लिए। जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की, पिछली बार भी उन्होंने जो पूर्व विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उनको टिकट दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ अब की बार तो जो कैंडिडेट थे ना, वो जो है जनता के जन आक्रोश को देख के वो मैदान छोड़ के भाग गए। कौन भाग गया? जाकिर हुसैन। सरकार का उसे पद तो चाहिए, राजनीतिक जो है लड़ाई नहीं लड़ना,
सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का है उसका पद चाहिए, वक्फ बोर्ड में जो है मेंबर बनने का पद चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है चुनाव लड़ने की, चुनाव खुद ना लड़के अपने बेटे को गुप्त रास्ते से बीजेपी के इशारे पे लोकदल जो बीजेपी की टीम है उसके माध्यम से टिकट देते हैं। और संजय सिंह को तो पहले भी 2 बार यहाँ से लड़ चुके हैं, और जिस कैंडिडेट को अपने निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से सोना से वो एमएलए थे, मंत्री थे, वहाँ से टिकट नहीं दिया, यहाँ आके क्या मतलब, मैं समझता हूँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था। और हमारे 2 अन्य जो कैंडिडेट हैं उतारे हैं, मैं समझता हूँ कि जनता पहले ही मन बना चुकी है कि कांग्रेस को देगी, चाहे बीजेपी अपनी रणनीति कहें या फॉर्मेलिटी करने के लिए कैंडिडेट उतारें, किसी तरह का कोई असर जो है कांग्रेस के कैंडिडेटों पे नहीं पड़ने वाला है। आप मुकाबला किसको देख रहे हैं? आपने कहा कि बी टीम के तौर पर जाकिर हुसैन साहब ने इनेलो से अपना बेटा भेज दिया, वहां से लड़वा दिया, तो मुकाबला मैं किसका समझूं? और आपके नज़र में और आपके तमाम जो व्यूअर्स हैं इनकी भी मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि भाई ये तमाम जो समर्थक हैं इनकी थोड़ा सा पैन करके लेफ्ट करके दिखा दें। और अच्छी खासी भीड़ है और इनसे सवाल अभी लूंगा नहीं, क्योंकि इनके सवाल तो अब यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आफ्ताब साहब के समर्थक हैं, सबके हाथों में मोबाइल है और तमाम लोग जो है वीडियो भी बना रहे हैं। भाई मैंने आप सबकी तस्वीर दिखा दी, मैं आपके लीडर के साथ कुछ और राब्ता करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, और लगातार मैं आपको भी दिखा रहा हूं। और निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी भीड़ लग रही है। मैं आपसे मुलाकात मेरी दिल्ली में होती रहती थी, चंडीगढ़ में रहती थी, मेवात में कभी आना हुआ, लेकिन आपके आवाज़ पर आज आना हुआ। आफ्ताब साहब, मैं कहूँगा ये लोगों का बहुत बड़ा एक हमारे प्रति विश्वास है और यकीन है, और कांग्रेस की नीतियों में। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2019 का चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2019 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा और आने वाला विधानसभा, इस इलाके ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के साथ जो है कुशासन, इस इलाके की अनदेखी, जान करा के जो कार्य चल रहे थे विकास के उनको रोकने का काम, अनदेखी का काम, और इस इलाके के साथ जो है जो विकास चल रहा था उसको रोकने का जो काम किया, मैं समझता हूँ ये उसी का जन आक्रोश है कि आज बहुत बड़े पैमाने पे सभी गांव शहर के लोग मिलजुल के 36 बिरादरी के लोग आज कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। और कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने का मकसद ही यही है कि 9 साल में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार रही उसमें यहाँ अप्रत्याशित विकास देखने को मिला। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की दिक्कत जो बहुत आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा सवाल रह गया था बीच में। जाकिर के बेटे जो आपने कहा कि बी टीम बना कर आ गए, उनसे मान रहे हैं? संजय सिंह आपने बताया और हमें भी जानकारी थी कि वो पहले भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो आफ्ताब साहब का मुकाबला है किससे? मैं तो समझता हूँ कि हरियाणा में ही कांग्रेस और बीजेपी का है। ये तो वोट कटुआ पार्टी है बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, तो कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से सब जगह रहेगा, यहाँ भी बीजेपी से रहेगा। 2 मुस्लिम कैंडिडेट देने का काम तो भाजपा ने भी किया, और मुझे लगता है, अगर मैं सही हूं आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पिछली बार तो मेवात के इस इलाके की 3 विधानसभा सीटों पर दिए थे, इस बार भी 2 उतारे हैं। पहले भी 2 दिए थे, अब की बार भी 2 ही दिए। उनका कुछ असर नहीं बनता है? नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं समझता कि और एक बता रहा था, मैं यहाँ के टीम लोगों से बात कर रहे थे कि बाकी जो चीज़ों पर तो देखा जाएगा, मैं भविष्य करता तो हूँ नहीं आफ्ताब सर, लेकिन ये है कि मोहम्मद इलियास साहब जो आपकी एक बीच की सीट है वो थोड़ी फंसी हुई बता रहे हैं कि वो थोड़े कम एक्टिव रहते हैं। और मैं आपसे बात पूरे मेवात के लीडर के तौर पर कर रहा हूँ, मैं खाली आपकी विधानसभा के तौर पर आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। तो मोहम्मद इलियास साहब फंसे हुए हैं क्या आपके? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत करेंगे। और इसी के साथ साथ पिछली बार हतीन की विधानसभा सीट हम 2800 वोटों से हार गए थे। अब की बार मैं समझता हूँ कि मेवात की चारों सीट, ये होडल की, सोहना की, मेवात से लगती हुई 6 की 6 सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस बहुत अच्छी बढ़त से, चाहे वो पुनाहना की हो चाहे अन्य सीट हो, बहुत बड़ी लीड से जीतेगी, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो इसका शासन है वो याद रहेगा, अपनी किस तरीके से इस इलाके की अनदेखी करी, किस तरीके से जात बिरादरी धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया, किस तरीके से नफरत और जो है बंटवारे की राजनीति का काम करने का, उसके 36 बिरादरी जो है एकजुट होकर सब बिरादरियां मिल के उसका जवाब देंगी।
मेवात बदनाम क्यों है? नल्हाड़ा जो हुआ, मंदिर की जो चीज हुई, वो पूरा विवाद हुआ, आपने भी देखा, आपके जो शांति मार्च की तस्वीरें भी आई थी। पूरे हरियाणा पे हम कवर करते हैं। तो मेवात की जो छवि एक दूसरी तरह से बनती है, जो नेशनल मीडिया में जाती है, दिल्ली में जाती है, नोएडा में जाती है, बाकी जगह जाती है, मेवात के साथ ये बदनामी का टैग क्यों? और ये नल्हड़ वाला जो पूरा एपिसोड था, इसने कुछ यादें ताजा कर दी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलाका हमेशा से देशभक्तों का, आपसी भाईचारे का रहा है। और नल्लड़ की जो घटना कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार के खुद की लापरवाही का नतीजा था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी लोगों ने उस घटना को भूल के आपसी भाईचारे को कायम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें जान और माल के साथ आपसी विश्वास का भी जो है तार तार होने का काम किया था, लेकिन लोग उठ खड़े हुए, एकजुट हुए। और मैं आपको इस बड़े उससे बता सकता हूँ, हमारे इलाके से ही मेवात से 84 कोस की परिक्रमा गोवर्धन की निकलती है और वो सैकड़ों सालों से निकल रही है। हमारे लोग मिलजुल के उस यात्रा को करवाने का काम करते हैं। ये इलाका जो है आपसी सद्भाव उसकी मिसाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में अपना पोलराइजेशन का, अपनी नफरत का एक जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, जिसकी वजह से इस तरह की घटना अंजाम हुई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसमें तो माउंग खान पर भी आरोप लगे ना, उन्हें भी जेल में जाना पड़ा। आप ही के साथी विधायक है, आपसे जूनियर भी हैं, आपने उन्हें समझाया नहीं उस समय कि भाई इस तरह की चीजों से आप भी ट्रिगर कर रहे हो मौके को? नहीं, ऐसे कोई उनकी गलती नहीं थी, किसी तरह का उनका नहीं था। सरकार ने निर्दोष झूठ के आधार पर उनको करा। जो विधानसभा वाला जो बयान था उसके बाद विधानसभा में तो हम सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है विधानसभा की बात बोल के जो 6 महीने बाद किसी चीज को, घटना को आप जोड़ के करो, ऐसा नहीं। जो दोषी जेल तो जाना पड़ा उन्हें। जो मुकदमा जब बनाएगी सरकार, तो जब धक्का करेगी तो किसी को भी जेल कर देगी। कैसे भेजा? बिल्कुल धक्के से भेजा। मैं समझता हूँ कि जो दोषी थे और जो इसमें थे, पुलिस ने उनको जब करा, जब लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और जो एहतियात के तौर पे कदम उठाने चाहिए, प्रशासन फेल रहा। हमने उनको आगाह भी किया, उसके बावजूद भी इस तरीके का माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी ने करा, क्योंकि बीजेपी को पॉलिटिकली ये सूट करती है। आप इस इलाके को मुझसे बेहतर जानते हैं, आप क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में उन सब चीजों का कोई असर नहीं होगा और चुनाव की तरह ही अपने पैटर्न पे चले? वो तो आपने देख लिया, लोकसभा में भी उसी तरीके से चला। पोलराइज और ये उस तरह नहीं, जो बीजेपी करना चाहती थी, हरियाणा की जनता को इसी बात का लिए तो मैं सलाम करता हूँ, यहाँ के इलाके को सलाम इसीलिए करता हूँ। 36 बिरादरी ने वोट डाल के अब की बार राव इंदरजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी को जो जितनी पिछली बार वोट मिली थी उससे भी कम वोट इस इलाके ने मिली। तो सब इलाके ने मिल के वोट डाली है, क्योंकि बीजेपी को सबक सिखाना था कि उसकी जो ऊपर शासन दिया है, नफरती राजनीति करना चाहती है, उसका जवाब था। और अब की बार भी उसी जवाब को 36 बिरादरी मिलकर यहाँ की देने जा रही है। आप पूरे प्रदेश पे भी नजर रखते होगे, हरियाणा कांग्रेस की टिकटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा किसकी चली है सर? नहीं, वो तो जो भी योग्य है और जो हुड्डा साहब की ज्यादा चली है। जो भी योग्य उम्मीदवार थे, जो जिताऊ उम्मीदवार थे, उन्हीं का आकलन करके करा है। हाँ, वो हो सकता है ज्यादातर लोग हुड्डा साहब के साथ मतलब जो है अटैच हो वैसे किसी चीज, लेकिन वो सब कांग्रेसी हैं और सब जो है पार्टी की कसौटी पे बेहतर उम्मीदवार रहे होंगे। उसी वजह से उनका प्रक्रिया में पूरा उसमें चयन हुआ है और टिकटों के बंटवारे में स्टार कैंपेनर्स की आपकी लिस्ट आ चुकी है। आपके इलाके में कौन कौन नजर आएगा? और मैं हरियाणा कांग्रेस की लीडर्स की बात करूं तो आफ्ताब सर, आपके नज़र में सबसे बड़ा क्राउड पुलर लीडर जो हरियाणा से वास्ता रखता हो कौन है इस समय? वो तो निसंदेह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वो हमारे यहाँ नॉमिनेशन भरवाने भी आए थे तीनों विधानसभाओं में। और उसी दिन देख सकते थे आप, हजारों की संख्या में लोगों ने आए और उनकी बात सुनी। और निसंदेह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े क्राउड पुलर कांग्रेस के हैं आज के दिन हरियाणा के। सर, मेरे 2 सवाल आखिरी, लंबा नहीं करेंगे अब क्योंकि चुनावी वक्त है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जिस चेहरे की स्माइल के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा क्या कांग्रेस के लीडर्स ने देख लिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देख लिया है? आप लोग किस बेसिस पे और किस आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि आप सरकार बनाने का जो दावा करते हैं? आप मैं ये कहूँगा, आज हरियाणा का कोई इलाका हो, कोई समुदाय हो, कोई जाति धर्म के लोग हो, बीजेपी के 10 साल के शासन में सब अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सब किसी विकास की जो बात करते हैं सिर्फ कोरी अखबारों में दिखाने के लिए, और इनकी घोषणाएं हैं, धरातल पे बिल्कुल कोई विकास जो नहीं हुआ।
प्रदेश तो कर्जे में डूबा, लेकिन विकास कुछ नहीं मिला। मिला तो कुप्रबंधन मिला भ्रष्टाचार मिला तो लोगों को झूठे वादे मिले। कह रहे हैं हैट्रिक बनाएंगे हम तो। वो तो ऐसा है, इनकी आदत है, बीजेपी की आदत है। हरियाणा की जनता से पिछली बार धोखा करके सत्ता आप हासिल। साहब मंचों से कह रहे हैं कि मेरे 56 दिन में ट्रेलर दिखा दिया, पूरी फिल्म दिखाएंगे, और हुड्डा साहब के 10 साल का प्रशासन देख लो, मैंने 56 दिनों में उनसे ज्यादा काम करके दिखा दिया। 6 बजे दरवाजे बंद हो जाया करते थे सीएम हाउस के, हमारे तो रात के 12 बजे 2-2 बजे तक खुल रहे हैं। देखो, नायब सिंह सैनी का चेहरा बदलने से जो उनके गुरु है ना खट्टर साहब के, जो कुशासन है उसे कोई नहीं भूला है। तो पहले वो उस बात का जवाब दे कि आपको क्यों बनाया। जो खुद एक जिला परिषद में जिसकी पत्नी हार जाए वो मुख्यमंत्री बनता है, वो बात दावे करता है तीसरी बार की। मैं समझता हूँ जिस मुख्यमंत्री को 3-3 हल्के चयन करने में लग जाए वो मतलब बीजेपी का चेहरा है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन से भाग गया, तो ये तस्वीर साफ कह रही है। इनका कहने का होता है, पिछली बार भी 75 पार कह के हरियाणा की जनता के साथ धोखे से सरकार बनाई और लोकसभा में 400 पार का नारा दिया। ये इनका एक तरीके से माहौल फॉल्स नैरेटिव तय करने का इनकी प्रोपेगेंडा होता है, जिसको मैं समझता हूँ आपकी बार अगर डबल डिजिट में आ जाए हरियाणा में तो गनीमत होगा। एक आखिरी सवाल, अगर आपका लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, दावा है, हरियाणा में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस से? जिसे विधायक चाहेंगे और जिसे पार्टी लीडरशिप चाहेगी। आफ्ताब अहमद किसे चाहते हैं? हम तो अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं। आप बड़े बेधड़क कह रहे हैं, बाकी लोग तो संकोच करते हैं, आप तो बिल्कुल एक लाइन में कह रहे हैं। हमने पहले भी उनको जब बने थे, जब पहले भी उनके लिए कहा था, आज भी बनेंगे तो आज भी उन्हीं के लिए कहेंगे। मैं आया तो सब लोग मंत्री जी आपको कह रहे थे। अगर ऐसा होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे तो सवाल मीडिया के होते ही हैं, इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हुए मंत्री बनने की बारी आएगी तो क्या सबसे मजबूत दावा आफ्ताब साहब का होगा? दावा नहीं है, तो पार्टी नेतृत्व की बात है। हमारे जो भी पार्टी नेतृत्व जो भी दायित्व जिसको भी सौंपेगी उसके हिसाब से अनुरूप जो है फैसले होंगे। ये दक्षिण हरियाणा है, हिरवाल इलाका है आसपास का, जो जिसमें हरियाणा 2 लोकसभाएं भी लगा लीजिए, फरीदाबाद की भी दक्षिण हरियाणा में। यहाँ कह रहे हैं कि भाजपा मजबूत है, राव साहब इनके साथ है, कृष्णपाल गुर्जर साहब इनके हैं, ओबीसी इनके पास हैं, ये रथ को रोक देंगे। मतलब कांग्रेस जो रथ चलाना चाह रही है और ये होने नहीं देंगे ऐसा। बीजेपी के अपने कैंडिडेट देख लो, या तो दूसरी पार्टियों से उधार लेके उनका दल बदल करवाया, या फिर जिस पार्टी को परिवारवाद की नारा देते थे कांग्रेस के लिए, आज परिवारवाद उनमें है। तो इनके पास उपयुक्त कैंडिडेट ही नहीं है, तो क्या वो किसी चीज़ का बनाएंगे, चाहे राव इंद्रजीत हो, कृष्णपाल हो। नतीजे देखने वाले आप देखना, जनता जो है इनको माफ़ नहीं करेगी। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और आफ्ताब साहब का एक आखिरी विजन इस मेवात इलाके को लेकर क्या है, वो सीधा कैमरे पे देखते हुए पूछना चाहूंगा। और इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल है, अगर जैसा आप लोग कह रहे हैं आप लोगों की सरकार आती है तो मेवात के लिए आफ्ताब अहमद साहब क्या सोच के चल रहे हैं, क्या क्या यहाँ होना चाहिए? आपने कहा आरोप लगाए बीजेपी सरकार पे, उनसे मैं पूछूंगा, यहाँ के लीडर्स जब मिलेंगे, संजय सिंह भी टकराए अगर कवरेज के दौरान तो उनसे भी पूछूंगा। मैं आपका विजन जानना चाहता हूँ कि जो 10 साल में नहीं हुआ, आप लोग ऐसा क्या करना चाह रहे हैं और किस सोच के साथ जाएंगे? मैं समझता हूं कि हमने 9 साल में विकास की डगर को सूक्ष्म बनाया था और एक मेवात तरक्की करने लगा था। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, चाहे यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो है IMT बनाने की बात हो, चाहे सड़कों की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। मैं समझता हूँ कि बेहतर शिक्षा के लिए चाहे हमें स्कूल, कॉलेजेस और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी बनानी पड़े वो बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेलवे लाइन हमारी हमने मंजूर कर दी थी, जो इन्होंने 10 साल में रोक रही, उनको बनाने काम किया जाएगा। शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज जिसकी दुर्दशा इन्होंने ताड़ा बनने से भी रोकोगे? यहाँ जमताड़ा जैसी घटनाएं होने लगी, इसका नाम बदनाम होने लगा मेवात का कि भाई इस तरह से यहाँ फोनों से जो ऑनलाइन स्कैम है वो सब होते हैं। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगा, आपकी जानकारी गलत है। हम राजस्थान का बगल का लगता हुआ मेवात एरिया है। केसेस यहाँ भी, यहाँ कुछ होंगे मुट्ठी भर केसेस में, आप वो तो पूरे हरियाणा में है, ऐसा नहीं किसी तरह। इसलिए इलाके को जो है डब करना कि जामताड़ा, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और कुछ अखबार वाले भी इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के मतलब करते हैं। सर सफाई दो लीडर हो यहाँ के? नहीं, मैं तो कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आप कोई भी किसी मंच पे भी उठा के देख लो, नूह विधानसभा क्षेत्र के कितने जो है
साइबर क्राइम के केसेस हैं, उसी से पता लग जाएगा आपको क्या है। अगर साथ के लगते हुए राज्य से और उससे उनका हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर डालना है तो वो तो बिल्कुल गलत है ना किसी चीज़ का। यही मैं कहता हूँ। छवि खराब करने की कोशिश होती है क्या मेवात की? बिल्कुल इस इलाके की हमेशा छवि खराब करने के लिए, चाहे वो साइबर क्राइम के हो, चाहे गौ रक्षकों के भेष में जिस तरीके से जो है असामाजिक तत्व आके यहाँ इलाके के भाईचारे को खराब करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इलाके को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी जो है बदनाम करती है, जबकि ऐसा यहाँ वास्तविकता नहीं है। आप पुलिस से भी, आप मैं कहूँगा आप एसपी से भी जाके इस बात की करो कि क्राइम रेट क्या है, साइबर के केसेस कितने हैं और कितने मतलब जो है इस इलाके में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरीके का ये सब जो है झूठा प्रोपेगेंडा जो है करने की भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो है उसमें मुब्तला होने के जो है नतीजा है कि इस तरह का नैरेटिव जो है सेट किया जाता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आफ्ताब अहमद साहब थे। मेवात के हर मुद्दे से जुड़ी बात हुई, जाकिर हुसैन साहब के साथ जो बी टीम की बात है वो भी हुई, और इसके अलावा उन तमाम चीज़ों को लेकर बात की। मेवात सबसे महत्वपूर्ण है, मेवात को लेकर जो मेवात से बाहर के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, कई बार भी बना सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि सर आपने पूरे मेवात के लीडर के तौर पर, पूरे जिले के तौर पर मेरे सारे सवाल लिए। एक विधानसभा उम्मीदवार के तौर पे नहीं, एक मेवात के लीडर के तौर पर मैंने आपसे तमाम सवाल लिए और आपने बखूबी, शुक्रिया सर, उनका जवाब दिया। तो मेरे साथ देखते रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम लोगों से भी बात करेंगे और बड़े लीडर्स से भी बात कराएंगे, और उस इलाके के सबसे बड़े चेहरों को भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चुनावी समर है और जो लीडर्स मायने रखते हैं उनकी बात आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, मेवात नूह।